हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन। आज मैं फिर से लेकर के आ गया हूं आप लोगों के लिए अल्कोहल फिनॉल ईथर का एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन। ठीक है, पिछले क्लास में आप लोगों को मैंने बॉइलिंग पॉइंट का बता दिया था। आज मैं आप लोगों के लेकर आया हूं एसिडिक स्ट्रेंथ का। इससे पहले छोटी सी बात है बच्चों, जानते हो अक्सर बच्चे फेल क्यों हो जाते हैं, अपने गोल को अचीव क्यों नहीं कर पाते हैं? उसका एक छोटा सा मात्र कारण है। अगर हम लोग एक छोटा छोटा कोई कार्यक्रम करते हैं ना, बर्थडे पार्टी करते हैं, कहीं घूमने जाना होता है, तो प्रॉपर तरीके से हम लोग उसके लिए प्लान करते हैं। पूरा दोस्त बैठ करके बातें करते हैं, कौन क्या लाएगा, कब कितने बजे आएगा, कहां जाना है, क्या करना है, प्रॉपर प्लानिंग होता है। लेकिन क्या हम लोग इतने बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई प्रॉपर प्लानिंग करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं करते हैं। लेकिन जो करते हैं वो बहुत ऊपर तक जाते हैं, यकीन मानिए। लेकिन सारे बच्चे ऐसा नहीं करते हैं। वो तो आज 5 बजे उठ गए जोश में पढ़ने के लिए, कल उठेंगे 9 बजे। कल जो है सो किसी प्रकार से पढ़े ही नहीं भर दिन, एक दिन क्या किए, भर रात जग करके पढ़ लिए। ऐसा नहीं होता है भाई। एक प्रॉपर आपको प्लान बनाना पड़ेगा कि इस सप्ताह में इस इतने चैप्टर को हमको कंप्लीट कर लेना है, अगले सप्ताह में हमको ये टारगेट रखना है, इसको कंप्लीट करना है, इस मंथ में हमको यहां से यहां तक पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। जो पीछे का मेरा छूटा हुआ है उसका रिवीजन हमको करना है। टीचर से मिल करके जो भी हमको डाउट है उसको इस सप्ताह में क्लियर कर लेना है। ये आपको जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, तब जाकर के आपको जो है ना क्वेश्चन बनने लगेगा। और ये दिखेगा आपको, अगर इस प्रकार से आप मेहनत करेंगे तो 1 मंथ के बाद आपको रिजल्ट दिखने लगेगा। शॉर्ट टर्म प्लान बनाना पड़ता है, लॉन्ग टर्म प्लान बनाना पड़ता है, और लॉन्ग विजन रखना पड़ता है। जब मेरा एग्जाम होने वाला है उसको, उस डेट को ध्यान में रखते हुए आपको हर एक छोटे छोटे टारगेट को अचीव करना होता है। और अगर आप धीरे धीरे अगर आप छोटे छोटे टारगेट को अचीव करते हो, हर एक चैप्टर को यहां से समझ करके पढ़ते हो और रिविजन करते हो, शॉर्ट नोट्स बनाते हो, जब एग्जाम का टाइम आता है आप परेशान नहीं होते हो, रिलैक्स होके जाते हो कि चलो ना, अब तो मेरा सपना साकार होने का समय आ गया है, डरना क्यों है। ठीक है, लेकिन अगर आप अभी से अगर आप टाइम बर्बाद करते हो, कोई प्लान नहीं है लाइफ का, जैसे तैसे खा रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ऐसे में नहीं होता है। क्योंकि लाखों बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जो सही तरीके से पढ़ रहे हैं उन्हीं का रिजल्ट होने वाला है। तो ये तो आप लोगों को जानकारी हो गई, आप लोग जरूर प्लान के साथ पढ़िएगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ एसिडिक स्ट्रेंथ का जो क्वेश्चन है, लेकिन उसको सॉल्व करने से पहले कुछ मैं आप लोगों को यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट दे देता हूं। बच्चों ध्यान रखोगे, जैसे कि मान लीजिए ये आप लोगों को एक दिया हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, ये जो है ना, ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड है। और आप जानते हो कि एसिड हम लोग किसको कहते हैं? एसिड हम लोग कहते हैं प्रोटॉन डोनर। कोई पूछेगा एसिड हम लोग यहाँ पे किसको कह रहे हैं, तो प्रोटॉन डोनर आर कॉल्ड एसिड। बिल्कुल, प्रोटॉन डोनर आर कॉल्ड एसिड। जो यह रिएक्शन में H+ देगा, तो H+ देगा, ये एसिड है। तो जब H+ दे देता है एसिड, तो जो बनता है निगेटिव चार्ज, क्योंकि बच्चों जब यहां से H+ निकलेगा, H+ तो 2 इलेक्ट्रॉन दे के निकलता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन दे के निकलता है, तो यहां पे बनता है एनायन, नेगेटिव चार्ज। और इसी एनायन को यहां पे जो कहा जाता है, इसको कहा जाता है कंजुगेट बेस। बिल्कुल, तो यहां पे सबसे पहले ध्यान रखना है कि एसिड माइनस प्रोटॉन, एसिड माइनस प्रोटॉन, किसी एसिड में से जब आप प्रोटॉन को निकाल देते हो, तब जो ये एनायन बचता है, उस एनायन को यहां पे कहा जाता है कंजुगेट बेस। बच्चों जानते हो, ये कंजुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा, ये कंजुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा, ये एसिड H+ उतने आसानी से दे देता है। और आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा, ये कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल कब होगा? ये है निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करता है एक्सेप्टर, और अनस्टेबलाइज करता है उसको डोनर। तो आप इसके केस में कह सकते हो कि चूंकि निगेटिव चार्ज है, तो आप यहां पे एक कॉन्सेप्ट याद रखिए कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है -I - M इनवर्सली प्रोपोर्शनल +I + M। क्योंकि कंजुगेट बेस एक निगेटिव चार्ज है, एनायन है, उस एनायन को स्टेबलाइज करता है एक्सेप्टर। इसलिए हम लोग कहते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल -I - M और इनवर्सली प्रोपोर्शनल +I + M। या फिर हम लोग यहाँ पे एक लाइन में कह सकते हैं बच्चों कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। कंजुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा, ये एसिड उतने आसानी से H+ दे सकता है। मेन हमारा कॉन्सेप्ट यही है कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस।
तो जो एसिड है उसमें से प्रोटॉन को निकालिए, H+ को निकालिए, और जहां से प्रोटॉन को निकालिएगा वहीं पे बनाइए आप नेगेटिव चार्ज को, और देखिए किसका नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल है। अब जिसका नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल होगा उसी का हम लोग कहेंगे कि एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। आइए कुछ क्वेश्चन पे हम लोग पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये तो हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिया। बच्चों आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको आपको बनाने के बाद अगर बनता है तो तुरंत आप कमेंट करिएगा। ये जैसे कि हमको दिया हुआ है एक फिनॉल और ये दिया हुआ है एक एल्कोहल, जल्दी कमेंट करिए तो आप, एल्कोहल और फिनॉल में ज्यादा एसिडिक कौन होगा? आप कहोगे क्या सर इतना कमजोर हमको समझे? नहीं नहीं, कमजोर तो आपको मैं समझ नहीं सकता हूं, आप योद्धा हैं, ठीक है। योद्धा कभी कमजोर नहीं होता है, वो वॉरियर होता है। अब देखिए इसके केस में यहां पे आप क्या करेंगे, आप देखेंगे इसका H+ निकाल करके। बच्चों अगर आप फिनॉल का निकालेंगे जब H+, तो यहां पे H+ निकालने के बाद बनता है कंजुगेट बेस फिनॉक्साइड। ये हो गया कंजुगेट बेस ऑफ फिनॉल H+ निकालने के बाद, और ये हो गया यहां पे देखिए O- बच गया H+ निकालने के बाद। तो आप यहां पे H+ अगर आप निकाल देते हैं तो ये जो बचा इसको कहते हैं कंजुगेट बेस ऑफ एल्कोहल। जी हाँ, ये हो गया कंजुगेट बेस ऑफ एल्कोहल। आपको यहां पे देख करके लग रहा होगा कि कंजुगेट बेस ऑफ फिनॉल जो है नेगेटिव सिंगल डबल रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, और यहां इसका लग रहा है +I। तो ज्यादा स्टेबल किसका कंजुगेट बेस है? ज्यादा स्टेबल कंजुगेट बेस है फिनॉल का, क्योंकि वहां पे रेजोनेंस हो रहा है नेगेटिव चार्ज का। यही कारण है हम लोग यहां पे कहने वाले हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल इज ग्रेटर देन एल्कोहल। जी हाँ, फिनॉल ज्यादा एसिडिक होता है एल्कोहल से। इस बात को आप अच्छे तरीके से समझ करके ध्यान से लिखिएगा। अब देखिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, आते हैं आपके चैप्टर पे, क्योंकि ओवरऑल मेरा लक्ष्य है वो जो बॉक्स में दिया हुआ है क्वेश्चन उसको सॉल्व करना है, ठीक है। उसके पहले एक दो और कॉन्सेप्ट आपको देना चाहता हूं। जैसे सेकंड क्वेश्चन यहां पे देखिएगा, ये अब दिया हुआ है एक मेरे को फिनॉल, बिल्कुल, और नेक्स्ट यहां से जो दिए हुए हैं सेकंड नंबर पे इस फिनॉल के रिस्पेक्ट में एक पारा पोजीशन पे दिया हुआ है NO2, और थर्ड में एक दिया हुआ है जिसमें इस फिनॉल के रिस्पेक्ट में मेटा पे दिया हुआ है। इसको कहते हैं फिनॉल, इसको कहते हैं पारा नाइट्रोफिनॉल, इसको कहते हैं मेटा नाइट्रोफिनॉल। और यकीन मानिए यही सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है नीट एग्जाम, बोर्ड एग्जाम और जेईई मेन के लिए। और इसको हम लोग कहते हैं ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। बच्चों ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, सबसे पहली बात मैं बता देना चाहता हूं, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में OH और NO2 के NO का जो लोन पेयर है उसके बीच में होता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन। जी हाँ, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जिसके कारण यहां आसानी से H+ नहीं निकल सकता है, आसानी से यहां से H+ नहीं निकल सकता है, क्योंकि ये इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड में इन्वॉल्व होता है। सुनिए, सबसे पहले आपको इफेक्ट देखना पड़ेगा। बच्चों एक बात याद रखना, 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं अब इसका भी वीडियो बना करके दे दूंगा आप लोगों को, कि पारा पे जब NO2 होता है तो पारा पे NO2 शो करता है -M-I। बिल्कुल, पारा पे -M-I दोनों होता है। मेटा पे -M नहीं होता है, क्योंकि मेटा पे रेजोनेंस नहीं होता है, और जहां रेजोनेंस नहीं होता है वहां मेजोमेरिक इफेक्ट नहीं होता है। तो मेटा पे होता है सिर्फ -I, मेटा पे सिर्फ -I। अब पारा पे भी होता है -M-I दोनों होता है। तो पारा पे -M-I, ऑर्थो पे -M-I, मेटा पे ओनली -I। और बच्चों जैसा कि मैंने कहा आपको कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है -I-M और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है +I+M। ये तो मेरे को क्लियर हो गया कि यहां सिर्फ -I है, जबकि इसमें -M-I दोनों है, यानी NO2 का जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर होता है ऑर्थो एंड पारा पे ज्यादा होता है कंपेयर टू मेटा। ये क्लियर हो गया। इसलिए बच्चों पारा वाला और ऑर्थो वाला दोनों ज्यादा एसिडिक होगा कंपेयर टू मेटा, और ये तो सबसे कम एसिडिक होगा क्योंकि यहां -I भी नहीं है। मेटा पे कम से कम -I तो है, लेकिन यहां भी -M-I, यहां भी -M-I। तब अब अंतर क्या हम लोग करेंगे? तो बच्चों होना तो चाहिए था ज्यादा एसिडिक ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, क्योंकि -I होता है डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, यहां -I ज्यादा लग रहा है डिस्टेंस कम होने के कारण। फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूं, ज्यादा एसिडिक जो यहां पे होता है ना, वो ज्यादा एसिडिक यहां पे जो होता है ना, वो होता है पारानाइट्रोफिनॉल। आप एनसीईआरटी में देखेंगे pK का वैल्यू दिया होगा, तो यहां पे हम लोग कहेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होता है पारानाइट्रोफिनॉल का, क्योंकि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल पे
इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड बन रहा है जो हाइड्रोजन को जल्दी निकलने नहीं देता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है। तो कहोगे पारानाइट्रोफिनॉल, उसके बाद ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, उसके बाद मेटानाइट्रोफिनॉल और सबसे कम एसिडिक होता है फिनॉल। इस तरीके से आप इसका एसिडिक स्ट्रेंथ निकाल सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है यहां से, क्योंकि ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट आपको ये एक टेबल है 11.3, उसमें डायरेक्ट आपको दिया हुआ है। और आप जानते हो ना बच्चों, एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है pKa के वैल्यू का, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है pKa के वैल्यू का, वहां पे आपको pKa का वैल्यू गिवन है। उसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन यहां से हम लोग लेकर के आने वाले हैं, जिसमें कि एक फिनॉल दिया हुआ है। तो नाइट्रोफिनॉल का कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया। एक नया कॉन्सेप्ट अब आप सीखोगे, इसको यहां पे कहते हैं बच्चों क्रिसॉल, ऑर्थोक्रिसॉल, इसको कहते हैं ऑर्थोक्रिसॉल। वो टेबल 11.3 में आपको दिया हुआ है, मैं उस क्वेश्चन पे भी आता हूं। इसको हम लोग कहते हैं मेटाक्रिसॉल, इसको कहते हैं मेटाक्रिसॉल। तो नाम आप लोग लिख लीजिएगा, डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये सब नीट जेईई मेन बोर्ड में डायरेक्ट आ सकता है, कोई चेंज नहीं करता है। इसको कहते हैं पाराक्रिसॉल। अब यहां पे आपको पूछा जाता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, बताऊं क्या बच्चों? एक बात ध्यान रखना, अगर आपको ऑर्थो पोजीशन पे दिया हुआ है कोई भी एल्काइल जिसमें अल्फा H कम से कम 1 है, तो इसमें अल्फा H है 3, आप देख सकते हो मिथाइल में। तो ऑर्थो पोजीशन पे जो मिथाइल है वो शो करता है +I एज वेल एज हाइपर कंजुगेशन बोथ। यस, +I एज वेल एज हाइपर कंजुगेशन बोथ। जिस प्रकार से मेजोमेरिक इफेक्ट +M और -M, जिस प्रकार से +M और -M ऑर्थो एंड पारा पे होता है, मेटा पे नहीं होता है, उसी प्रकार से हाइपर कंजुगेशन भी ऑर्थो एंड पारा पे होता है, मेटा पे नहीं होता है। इसलिए मेटा पे इसका सिर्फ और सिर्फ होता है +I। अक्सर बच्चे इसमें गलती करते हैं कि इसका सिर्फ सभी जगह ऑर्थो पे, मेटा पे, पारा पे सब जगह +I ले लेते हैं, फिर गलती बनाते हैं। और यहां पारा पे हम लोग कहेंगे फिर से कि +I एज वेल एज हाइपर कंजुगेशन होता है। तो पारा पे, ऑर्थो पे +I एज वेल एज हाइपर कंजुगेशन दोनों होता है, मेटा पे सिर्फ +I होता है। इसलिए बच्चों आप जानते हो कि मैंने कहा एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है -I -M, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है +I+M। तो सबसे ज्यादा एसिडिक यहां पे कौन होगा? फर्स्ट, क्योंकि +I और हाइपर कंजुगेशन दोनों डोनर है, दोनों एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाता है। अब यहां पे देखो हाइपर कंजुगेशन और +I में कोई पूछेगा ज्यादा स्ट्रॉन्गर इफेक्ट कौन होता है, तो बच्चों हाइपर कंजुगेशन ज्यादा स्ट्रॉन्गर डोनर होता है कंपेयर टू +I। जी हां, +I यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट है, वो इंडक्टिव इफेक्ट वीकर होता है कंपेयर टू हाइपर कंजुगेशन। तो हाइपर कंजुगेशन ही ज्यादा डोनेट करता है। अब कोई अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाता है। इसलिए अब यहां पे हम लोग कहेंगे 1 में तो कोई डोनर नहीं था तो मोर एसिडिक, उसके बाद कौन होगा? 3। उसके बाद आपको पता है बच्चों हाइपर कंजुगेशन और मेजोमेरिक इफेक्ट, जिस प्रकार से आपने पढ़ा होगा मेजोमेरिक इफेक्ट में +M और -M की डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है, उसी प्रकार से हाइपर कंजुगेशन भी डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है। जितना हाइपर कंजुगेशन ऑर्थो पे लगता है उतने ही हाइपर कंजुगेशन पारा पे लगता है। तो अब हाइपर कंजुगेशन एक डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है यहां पे, और +I चाहे -I जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो अब हाइपर कंजुगेशन के द्वारा आंसर पता नहीं चलेगा, दोनों में सेम लगेगा, चाहे ऑर्थो पे चाहे पारा पे। तब देखते हैं कि ऑर्थो पे +I ज्यादा लगेगा, डिस्टेंस कम है, और H बॉन्ड यहां पे बन नहीं सकता है क्योंकि लोन पेयर तो है नहीं, और यहां पे +I कम लगेगा इस OH के ऊपर क्योंकि यहां पे डिस्टेंस ज्यादा है। और आप जानते हो कि +I का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक स्ट्रेंथ, इसलिए जहां +I कम लग रहा है वो मोर एसिडिक होता है। इसलिए यहां पे हम लोग कहते हैं कि 4 ज्यादा एसिडिक होगा कंपेयर टू 2। लेकिन रुक जाइए, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी डेटा आप देखेंगे, आप देखिए अपने एनसीईआरटी में आपको दिखेगा यहां पे टेबल नंबर 11.3 पेज नंबर 337 में कि आपको ऑर्थोक्रिसॉल और पाराक्रिसॉल दोनों का जो pKa का वैल्यू है ना वो 10.2 है, 10.2 है। आप देख सकते हैं यहां पे आपको मिल जाएगा कि सबसे ज्यादा तो यहां पे फिनॉल का है, उसके बाद मेटाक्रिसॉल का है, उसके बाद यहां पे जो दिया हुआ है कि 2=4। अगर यहां पे एनसीईआरटी के डेटा के मुताबिक क्वेश्चन सेट किया गया बच्चों तो ध्यान रखिएगा आप लोग, यही आंसर जाएगा, ठीक है ना।
क्योंकि एनसीईआरटी में जो डेटा दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पूछेगा। यही मैंने आप लोगों को समझाने का कोशिश किया है कि अगर आपको एक क्रिसोल का केस, ऑर्थोक्रिसोल, मेटाक्रिसोल, पाराक्रिसोल दिया हुआ है तो ऑर्थोक्रिसोल और पाराक्रिसोल दोनों का जो पीके का वैल्यू होता है वो 10.2 होता है। इसको आप लोग ध्यान से समझ करके, पढ़ करके आप लोग यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को क्लियर कर लीजिए। ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट हो सकता है, पूरा चांस है, क्योंकि मैं देख रहा हूं पिछले 5-10 साल से लगातार क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आ रहा है। ठीक है, आइए हम लोग एक्सप्लोर करते हैं इसको। पेज नंबर 337 और सबसे पहले हम लोगों को जो दिया हुआ है टेबल 11.3। इतना पढ़ने के बाद अब तो वो टेबल हम लोगों को अपने आप बनेगा, कहीं कोई दिक्कत तो यहाँ पे होने वाला है नहीं। ठीक है, सबसे पहले इसमें से जो दिया हुआ है वो फर्स्ट क्वेश्चन में कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। अब देखिए, आप कहोगे क्या सर जी, अब तो ये सब बना लेंगे हम खटाखट। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है नेक्स्ट, मेरे को मैं सिर्फ स्ट्रक्चर बना देता हूं, आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा इसका नाम, आप लिख लीजिएगा बगल में, बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी हो जाएगा। मेटानाइट्रोफिनॉल, उसके बाद यहाँ पे जो दिए हुए हैं इसको हम लोग कहते हैं अब पारानाइट्रोफिनॉल। उसके बाद जो दिया हुआ है बच्चों, ये दिया हुआ है मेरे को फिनॉल, ये फिनॉल दिया हुआ है। उसके बाद ऑर्थोक्रिसोल है, तो ऑर्थोक्रिसोल हम लोग कहते हैं जब आपको 2 पे मिथाइल दिया हुआ रहता है, इसको हम लोग कहते हैं ऑर्थोक्रिसोल। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों को जो दिया हुआ है इसको हम लोग कहते हैं अब मेटाक्रिसोल। जी हाँ, इसको कहते हैं मेटाक्रिसोल। उसके बाद हम लोगों को एक ऐसा दिया हुआ है जिसको कि हम लोग अब कहते हैं पाराक्रिसोल, तो ये पारा पे मिथाइल हो गया, ये हो गया 7 नंबर। उसके बाद आप देखोगे लास्ट में दिया हुआ है आपको इथेनॉल। इथेनॉल, ये तो आपको बता दिया मैंने कि एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम हो जाएगा। एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट फिनॉल से कम होता है, तो सबसे कम तो 8 नंबर का हो जाएगा। आप देख सकते हो पीके का वैल्यू भी वहां पे। तो आपको ध्यान रखना है कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पीके। जी हाँ, ये होता है यहाँ पे कॉन्सेप्ट। लोगों को एसिडिक स्ट्रेंथ इसका निकालना है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ अगर आप यहाँ पे निकालना चाहते हो तो बहुत आसान है। सबसे पहले आपको पता है कि NO2 का यहाँ ऑर्थो पे लगता है -M -I, मेटा पे लगता है सिर्फ -I, पारा पे लगता है -M -I। उसके बाद इसका ऑर्थो पे लगता है +I एज वेल एज हाइपर कंजुगेशन, मेटा पे लगता है ओनली +I, पारा पे लगता है +I एज वेल एज हाइपर कंजुगेशन। और यहां तो आपको पता है एलिफैटिक है, एल्कोहल है, सिर्फ लगता है +I। इसका मतलब हो गया सबसे ज्यादा एसिडिक। आपको कहा ना कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पारानाइट्रोफिनॉल में ज्यादा एसिडिक कौन होता है? पारानाइट्रोफिनॉल, यानी कि हो जाएगा 3। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे 1 ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, उसके बाद हो जाएगा 2 मेटानाइट्रोफिनॉल, और मेटानाइट्रोफिनॉल के बाद यहाँ पे हो जाएगा 4 यानी कि फिनॉल। उसके बाद हो जाएगा बच्चों इसके केस में 6 यानी कि मेटाक्रिसोल। अब मेटाक्रिसोल के बाद जो यहां से होने वाला है ना, वो हो जाता है इसके केस में अब ऑर्थोक्रिसोल और पाराक्रिसोल, दोनों का पीके का वैल्यू सेम दिया हुआ है। ठीक है, और अगर सेम वाला ऑर्डर नहीं दिया हुआ है उसके लिए भी मैंने बता दिया कि अगर इक्वल टू वाला ऑर्डर नहीं दिया है तब तो आप कहोगे कि पाराक्रिसोल इज मोर एसिडिक देन होता है ऑर्थोक्रिसोल। वो क्यों होता है? क्योंकि पारा पे मिथाइल दूर है, +I का मैग्नीट्यूड वहां पे कम होता है। ठीक है, और सबसे कम एसिडिक यहां पे जो होने वाले हैं वो होंगे 8 नंबर। इस तरीके से ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा VVI है, बहुत ज्यादा VVI क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखिएगा। एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल पीके, इसको मैंने समझाने का कोशिश किया है। जो पीके का वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग देखोगे तो 7.1 पैरानाइट्रोफिनॉल का सबसे कम दिया हुआ है, 7.2 दिया हुआ है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का, फिर 8.3 मेटानाइट्रोफिनॉल का, फिर 10 दिया हुआ है फिनॉल का, फिर उसके बाद मेटाक्रिसोल का 10.1 है, ऑर्थोक्रिसोल और पाराक्रिसोल का 10.2 है, और इथेनॉल का 15.9 है। और आप कहोगे पीके के वैल्यू का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, हाँ, उस डेटा को याद नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आकर के पूछते हैं कि सर ये डेटा को याद करना है क्या? बिल्कुल भी नहीं करना है। ये सब क्वेश्चन को आपको ऑफलाइन क्लास में भी खूब अच्छे तरीके से मैंने सिखाया है, आपको ये पूरा का पूरा याद होगा। लेकिन अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो इसको आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, एक यहाँ पे बड़ा एग्जाम्पल दिया हुआ है, अच्छा एग्जाम्पल 11.4 देखिएगा। तो फिर से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इसका पेज नंबर 337
और एग्जाम्पल जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 11.4। एल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर का है ये। इसमें दे रहा है कि अरेंज द फ्लोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। ओहो, कितना आसान क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले एक मेरे को दिया हुआ है प्रोपेन 1 ऑल। मैं सबका स्ट्रक्चर बना देता हूं क्योंकि एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर नहीं दिया है, नाम लिखा हुआ है लैंग्वेज में, आप लोग एनसीईआरटी में देख लीजिएगा। उसके बाद दिया हुआ है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। तो एक 2 पे होगा नाइट्रो, एक 4 पे होगा, एक 6 पे होगा। इसी को हम लोग यहां पे कहते हैं पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड कहते हैं या 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल कहते हैं। उसके बाद यहां पे दिया हुआ है 3 नाइट्रोफिनॉल। तो 3 नाइट्रोफिनॉल हम लोग इसको कहते हैं। तो ये हो गया 3 नाइट्रोफिनॉल, ये हो गया। और इसके बाद हो गया 3,5 डाइनाइट्रोफिनॉल। तो 3 यहां हो गया और 5 यहां हो गया। इसको कहते हैं 3,5 डाइनाइट्रोफिनॉल, ये हो गया 4। उसके बाद यहां पे जो दिया हुआ है ना वो दिया हुआ है फिनॉल। ध्यान दीजिएगा, सारा क्वेश्चन यहां से बनना चाहिए, तुरंत आपसे क्विक फास्ट बनना चाहिए। ये दिया हुआ है 5। उसके बाद दिया हुआ है लास्ट में 4 मिथाइल फिनॉल। 4 मिथाइल फिनॉल का मतलब हो गया पाराक्रिस्टॉल। और मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट यहां पे बताया कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है -I-M और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है +I+M। तो हो गया क्वेश्चन, यहां से बन गया। क्या बन गया ना? देखो यहां पे आपको कहोगे कि ये एलिफैटिक है तो सिर्फ लगाएगा क्या +I, ये तो लगाएगा +I। उसके बाद आप देखोगे ध्यान से तो यहां ऑर्थो पे और पारा पे NO2 है। मैंने कहा ना बच्चों कि पारा पे और ऑर्थो पे हम लोग लेते हैं -M-I बोथ, -M-I बोथ, -M-I बोथ। 3 -M-I लग रहा है। और यहां पे मेटा पे सिर्फ लगता है NO2 का -I। यहां दोनों साइड मेटा पे है, ऑर्थोमेटा ऑर्थोमेटा, तो दोनों साइड मेटा पे ही है, तो दोनों साइड लगेगा सिर्फ -I। और जब पारा पे मिथाइल होता है बच्चों, आपको पता होना चाहिए पारा पे जो मिथाइल होता है वो शो करता है +I एज वेल एज हाइपर कंजुगेशन। इसका मतलब हो गया सबसे ज्यादा एसिडिक अगर आपसे कोई पूछेगा तो सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा यहां पे सेकंड यानी कि पिक्रिक एसिड, क्योंकि 3 NO2 का -M लग रहा है। उसके बाद यहां पे हो जाएगा 4 क्योंकि 2 NO2 का -I लग रहा है। उसके बाद हो जाएगा 3 क्योंकि 1 NO2 का -I लग रहा है। उसके बाद यहां पे ये हमारा 2 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया। उसके बाद बच्चों अब मेरे अनुसार यहां पे होना चाहिए 5 फिनॉल होना चाहिए। अब देखो फिनॉल में भले लगा हुआ है डोनर, लेकिन ये फिनॉल जो है वो एसिडिक होता है कंपेयर टू एल्कोहल, क्योंकि फिनॉल का जो बनेगा कंजुगेट बेस O- वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, जबकि एल्कोहल का O- रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होने वाला है। इसलिए भले इसमें मिथाइल लगा हुआ है लेकिन हम लोग कहेंगे 5 के बाद यहां पे होगा अब 6 और सबसे कम एसिडिक होगा इसके केस में एल्कोहल। इस तरीके से आप इसका एसिडिक स्ट्रेंथ निकाल सकते हो। देख लीजिए 2, 4, 3, 5, 6, 1 बना सकते हैं ना बच्चों। आसानी से समझ में आ गया ना कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल -I-M, इनवर्सली प्रोपोर्शनल +I+M। और अगर Ka और pKa के वैल्यू के अनुसार पूछता है तो कहोगे एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Ka और इनवर्सली प्रोपोर्शनल pKa। और ओवरऑल हम लोगों को देखना है कि जिस एटम से आप H+ निकाल रहे हैं वहां पे नेगेटिव चार्ज बनाइए। और एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। और कंजुगेट बेस किसको कहते हैं? तो एसिड में से प्रोटॉन निकलने के बाद जो बनता है एनायन, उसी एटम पे जहां से H+ निकला वहीं पे नेगेटिव चार्ज बनता है, उसी को कहते हैं कंजुगेट बेस। और वो कंजुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो एसिड उतने आसानी से H+ डोनेट कर सकता है। उम्मीद करता हूं ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, समझ में आ गया होगा सब कुछ और आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित हुआ होगा ये वीडियो। ऐसा मैं आपसे ऐसा आशा करता हूं और आप शुरू से अंत तक इसको जरूर देखे होंगे। और खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए, माता पिता का कहना जरूर मानिए और अपने लाइफ के प्रति एकदम से जो है ना अलर्ट रहिए। थोड़ा सा भी चूक अगर हो गई ना ये 2-4-5 महीने में तो आपको इधर से उधर कहाँ पहुंचा देगा आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं और जो थोड़ा सा ध्यान देकर के आपसे ज़्यादा पढ़ेंगे वो आपसे आगे लाइफ में निकल जाएंगे। फिर कहते हैं ना कि जब समय बीत जाएगा तो पछताने से कोई फायदा नहीं होता है। इसलिए ज़्यादा नहीं
कम कम प्रत्येक दिन एफर्ट लगाते चलिए, बढ़ाते चलिए एक प्लान के अनुसार, और प्लान के अनुसार काम जो होता है ना वो जरूर सक्सेसफुल होता है, उसमें किसी प्रकार की कोई बाधाएं नहीं आती। अगर प्लान के अकॉर्डिंग चलते हो तो बिना प्लान का इंसान चलता है तभी उसको जो है कन्फ्यूजन होता है, तभी उसी को जो है इरिटेशन होता है, टेंशन होता है, डिप्रेशन होता है। प्लान के अनुसार चलोगे, प्रत्येक दिन अपने प्लान के अनुसार काम को खत्म करते जाओगे, आपको एक दिन पता चलेगा कि बहुत ऊंचाई को हमने प्राप्त कर लिया और ज्यादा प्रेशर भी नहीं लगा। ओके, थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।